ओके बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 1 है ये, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 1, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए है क्योंकि वर्क एनर्जी और पावर का यूज़ क्लास 12 की फ़िज़िक्स में भी होता है। जहाँ भी कहीं वर्क होगा वहाँ एनर्जी होगी, और अगर एनर्जी है तो वहाँ पे वर्क ज़रूर हो रहा है, ठीक है। और साथ में उसका रेट भी अगर निकाल लेते तो वो पावर हो जाता है। क्लास 9 की फ़िज़िक्स में आपने पढ़ रखा है। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्क से, तो कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाइए। तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी, इट इज़ फिज़िक्स। तो वर्क एनर्जी एंड पावर क्या है? वर्क सबसे पहले सीखेंगे वर्क, उसके बाद वर्क कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कैटेगरी कितनी हो सकती है, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव, कब जीरो होगा, ये सीखेंगे, है ना। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, बहुत सारी बातें। तो हेडिंग लगा दीजिए सबसे पहले वर्क। ये चैप्टर नंबर कौन सा आपका है? 6 है ना, चैप्टर नंबर 6। तो पहली क्या हेडिंग बनेगी आपकी? वर्क। देखो, वर्क तब होता है जब कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क डन। क्लियर? जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ से किसी स्टेबल को या किसी बॉडी को मूव कराऊँ, यहाँ से किसी भी बॉडी को मैं मूव कराता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वर्क होगा। अगर मैंने उसी बॉडी को एक पॉइंट से मूव कराया दूसरे पॉइंट, फिर मूव कराते कराते उसी पॉइंट पर मैंने वापस ला लिया, तो मैंने कोई काम नहीं किया। क्लियर? वर्क तब होगा भले हम थक क्यों ना जाएं। जैसे मान लो ये दीवार है, अगर दीवार को हमको पुश कर रहे हैं, दीवार हटी नहीं रही है, हम थक चुके हैं, क्या वर्क हुआ? नहीं हुआ। किसी वॉल को आप कितना भी पुश करेंगे वो डिस्प्लेस नहीं होने वाला है कि नहीं। अगर वो वॉल डिस्प्लेस कर गया तो समझेंगे क्या? वर्क हुआ। डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं हुआ। सिंपल सी लॉजिक है। वर्क तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। और किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स। अब फोर्स कैसा है? ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट का मतलब फोर्स हमेशा वो बदल नहीं रहा है, जो फोर्स लग गया बस फोर्स वही लगा हुआ है। वेरिएबल का मतलब फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। तो कैसे वर्क डन कैलकुलेट करें? तो पहले वर्क का डिफिनीशन जानेंगे। वर्क का डिफिनीशन मतलब वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। वर्क का सिंबल W होता है। वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, किस पर डिपेंड करता है, और वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। दो बातों पर वर्क डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। जब कंबाइंड करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वर्क जो है F इंटू डी पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? हाँ, इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट लेते हैं K, F इंटू डी। इस कांस्टेंट K की वैल्यू 1 होती है बाई एक्सपेरिमेंटली। बाई एक्सपेरिमेंटली कितनी होती है? K की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से वर्क का फार्मूला क्या मिलता है हमें? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है। ये जो डी क्या है इसमें? डिस्प्लेसमेंट। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इतनी बातें पहले। F प्रोपोर्शनल टू F, F प्रोपोर्शनल टू D।
वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स पे, अप्लाइड फोर्स पे, और वर्क डन डिपेंड होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पे। क्लियर? इन दो बातों पर डिपेंड करेगा। अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वर्क कहाँ से होगा, है कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं होगा, दोनों बातें हैं। तो इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है कौन, हमारा वर्क डन। तो वर्क, यहाँ डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग सीखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और उसको पढ़ने के बाद हम सीखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बोलो सही रहेगा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हेडिंग रहेगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, फोर्स क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। ये बॉडी है ना, ये एक बॉडी है, किसी फ्लोर मान लो रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा है? फ्लोर पे। ठीक है, ये फ्लोर पे रखा हुआ है। ये बॉडी है पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर है ना। और स्नेहा ने क्या किया, स्नेहा नाम है बेटा, इन्होंने एक फोर्स अप्लाई किया। मान लो ये टॉय कार है इनका, खिलौने वाली कार। इन्होंने एक रस्सी बांध कर ऐसे टॉय कार खींच रही है, ऐसे, है ना। टॉय कार, खिलौने वाली कार है, ऐसे खींच रही हैं। जब ऐसे खींच रही है तो कार ऐसे उड़ जा रहा है, ऐसे वो कार ऐसे जा रहा है, लेकिन खींच कैसे रही है? ऐसे, कुछ इस तरह से। देखिए ये कुछ इस तरह से खींच रही है। रुक जाइए, ये कुछ इस तरह से खींच रही है। ठीक है, ऐसे खींच रही हैं। ये फोर्स कितना है हमने मान लिया F। ये कांस्टेंट फोर्स है इनका। क्लियर? ये हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन से कुछ एंगल बन रहा है, कितना? ये एंगल हमने मान लिया थीटा। थीटा एंगल बनाती ये फोर्स है। तो ये बॉडी किधर मूव करेगी? बॉडी मूव करती है इस डायरेक्शन में, ऐसे मोशन होता है। क्लियर? मोशन इधर होता है, मतलब शिफ्टिंग होती है इसकी। और वो शिफ्टिंग हो रही कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, इस बॉडी की शिफ्टिंग यहाँ हो गई। इस पॉइंट को हमने कहा पॉइंट बी पे शिफ्ट हुई। पॉइंट बी पे शिफ्ट हुआ तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? ये डिस्प्लेसमेंट हमने एस मान लिया। कितना मान लिया? एस। इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। तो कितना वर्क डन हुआ? ये वर्क डन अगर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका एक ही फार्मूला है, F इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स का।
तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन वो किधर है, ऊपर। तो इधर तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। तो जतिन सोच रहे हैं कैसे निकालें वर्क, है ना। क्या निकाल सकते हैं आप लोग, सोचो। अगर इसका मोमेंट यहां से इधर हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो कैसे वर्क निकालेंगे भाई। जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स चाहिए आपको ना, बोलो। डिस्प्लेसमेंट किधर से चाहिए, जिधर फोर्स हो, या जिधर डिस्प्लेसमेंट हो उधर फोर्स चाहिए। तो फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट हमको इधर चाहिए था, उसको हवा मोड़ना चाहिए था। क्यों उसने कार आपका जो है हवा मोड़ना चाहिए, ऐसे उड़ना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे वर्क निकालोगी आप बताओ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बन रहा हो, थीटा एंगल बन रहा हो, तो क्या करेंगे हम इस कंडीशन में, फोर्स के दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल लेंगे। समझ में आ गया ना, बोलो आ गया। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इधर होगा, क्लियर। और जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, क्लियर। तो ये आपका हो जाता है एफ कॉस थीटा, और ये होता है आपका एफ साइन थीटा। अब बताइए एफ साइन थीटा इसके वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, है ना। इसका वेट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर मैं बात करूं इसका वेट, तो वेट किधर होगा, नीचे की तरफ रहेगा, mg। इसको बैलेंस करता है एफ साइन थीटा, तो इसका तो काम खत्म हो गया। एफ कॉस थीटा है वो फोर्स है जो इसको मूव करा रहा है। स्नेहा ऐसे खींच रही है, लेकिन जा कैसे रहा, ऐसे। इसका मतलब जो ऐसे जा रहा है उसको एफ कॉस थीटा ले जा रहा है, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन फोर्स है, एफ कॉस थीटा। तो जब हम वर्क निकालेंगे, W इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप वही लगाइए, हटाई छोड़िए, उल्टा पड़ रहा है लिखने में, है ना। W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अब यहाँ फोर्स कितना लेंगे हम, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s, या जनरली W लिखेंगे कितना, एफ एस कॉस थीटा। ये फार्मूला है। और ये ध्यान सोचिए, एफ एस कॉस थीटा क्या ए बी कॉस थीटा की तरह नहीं लग रहा है। वेक्टर वाले में ए डॉट बी कितना होता था, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं। तो एफ एस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। भाई दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मैं लिख सकता हूँ W इक्वल टू और करके वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको बनाइए फर्स्ट, नोट करिए फिगर ड्रॉ करके। यही वर्क डन कैलकुलेट करने का फार्मूला है, एफ डॉट एस। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर के फॉर्म में दिया है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अगर एफ और एस के बीच एंगल दिया है कोई 30 डिग्री 60 डिग्री, एफ और एस दिया है आपका, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, क्लियर। अब इसमें हम लगाएंगे 3 केस, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव, कब जीरो, क्लियर। तो चलिए केस फर्स्ट लगाइए इसमें, केस फर्स्ट।
इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना हो 0 डिग्री, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों किसमें हो सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तब क्या होगा, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट वर्क कितना होगा F इंटू एस, वर्क क्या होगा, हाँ मतलब आप लिख सकते हो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तभी होगा जब 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री से ज़्यादा रहेगा 30 डिग्री तक, मतलब ये हमारा वर्क डन तभी पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा 0 डिग्री की क्या हो बराबर हो, क्या हो बराबर हो, और लेस हो किससे 90 डिग्री से, ठीक है ना। एग्जैक्ट 0 हो या 0 से क्या हो बड़ा भी हो, ये लिख सकते हैं इसमें, 0 हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है, और 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो। इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। तो कंडीशन ये है, एमसीक्यू में कभी आपसे पूछ सकता है कि फॉर पॉजिटिव वर्क डन व्हाट इज़ द कंडीशन, तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा, तो ये अगर दिया है तो यही आप ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो जब किसी बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस करें फोर्स के डायरेक्शन में, जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। चलो केस सेकेंड, केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट वर्क डन विल बी 0। इसका एग्जांपल वर्क डन इन सर्कुलर मोशन, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज 0, क्लियर। कोई कुली बोझा ढोग रहा है आपका, तो उससे वर्क डन 0 होगा, तो पैसे आप लोग नहीं देंगे आज के बाद ना, बहुत मारेगा आप लोग को क्यों देते हैं बच्चा। आप मान लो फ्लाइट से उतरे, नहीं फ्लाइट छोड़ो, ट्रेन से ज़्यादा उड़ा दिया आपको, ट्रेन से उतरे, मुंबई से आ रहे हो, इलाहाबाद जंक्शन उतरे, कुली वाला दौड़ा, साहब आपका सामान ले चलना है, अब भाई ले चलो, कितना पैसा लोगे, कहा 200 रुपये लूँगा मैं। तो सामान बोझा सर पे लाद के लग के चल दिया, इनकी कार तक लाया, रख दिया। जतिन ने क्या किया, जब वो पैसा मांगना कहा, अरे तुमने तो वर्क ही नहीं किया, किस बात के पैसे लोगे भाई। तो गुस्सा होगा, अरे वर्क नहीं किया, आपका सामान लाए यहाँ तक, है ना। तो ये इनको फिजिक्स का नॉलेज है, उसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं है। तो जतिन क्या करेंगे, उसको फिजिक्स समझाएंगे कि देखो तुम डिस्प्लेसमेंट ऐसे किए थे, देखो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, है ना, बोझे का जो वेट था वो नीचे था, तो रिएक्शन किधर था ऊपर, तो रिएक्शन के अगेंस्ट तुम जा रहे हो, तो उसके बीच कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। क्यों जतिन, है ना। अभी बोझा से सर पे लिया हुआ, ऐसे बोझा जा रहा है ऐसे करते हुए धीरे धीरे, है ना, तो रिएक्शन किधर है ऊपर, तो वही फोर्स है आपका, तो फोर्स किधर है ऊपर है, और जा किधर रहा है इससे, दोनों के बीच एंगल कितना बना 90 डिग्री, कितना एंगल बना 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई कुली 0, तो 90 डिग्री पे वर्क डन क्या होता है हमेशा, सर्कुलर मोशन हो रहा है कहीं पर, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है,
बोलो, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर किधर है, इधर है, कितना एंगल बन रहा है 90। वर्क डन क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, कहीं पर भी देखेंगे दोनों हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो वर्क डन इन सर्कुलर पाथ 0, सर्कुलर मोशन 0, वर्क डन बाई कुली 0। जतिन पैसा क्या करेंगे, देंगे, हाँ देंगे, क्योंकि व्यवहारिक है ये, ठीक है ना बेटा नहीं तो वो बेचारा उसका मेहनत बेकार चला जाएगा, ठीक है। चलिए केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट वर्क डन कितना का, माइनस एफ एस, बोलो सही है, वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ एस, मतलब क्या है, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ये तभी होगा जब हमारा थीटा जो होगा 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा ना, नहीं 180 डिग्री से क्या होगा, फिर से लिखते हैं केस थर्ड, क्या बार बार लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वर्क कितना होगा, माइनस एफ एस, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क के लिए क्या होना चाहिए, थीटा 180 डिग्री होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब थीटा लेस आर इक्वल टू 180 डिग्री, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, किसके लिए, फॉर नेगेटिव वर्क, क्लियर, थीटा 180 के बराबर हो या उससे कम हो, लेकिन 90 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, कंडीशनल है ये। इसका एग्जांपल अगर बात करें तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिकम क्या, नेगेटिव। भाई फ्रिक्शन कैसे होता है, ये ब्लॉक है हमारा, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, बोलो फ्रिक्शन क्या लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, मोशन इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, बी तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव, याद रहेगा ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा ऑलवेज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन किधर है, इधर है, नेगेटिव होगा, क्लियर। तो ये था वर्क डन जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इसके एग्जांपल भी हमने आपको समझा दिए। ये है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। चलिए अब कुछ इसके यूनिट्स के बारे में बात कर लिया जाए, है कि नहीं, वर्क की यूनिट के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए यूनिट्स ऑफ वर्क, है ना, यूनिट्स ऑफ वर्क। इन SI सिस्टम, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, फोर्स का न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, जूल, कैपिटल J। एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन इंटू सेंटीमीटर,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं, ERG, ठीक है। और 1 जूल इक्वल टू हम लोग कहते हैं 10 घाते 10 के पावर 7 अर्ग। वन जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, याद रहेगा। कोई पूछे 1 जूल कितना होता है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये है हमारा 1 जूल। और 1 अर्ग कितना होता है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको याद रखना, यह है यूनिट्स ऑफ वर्क, वेरी सिंपल। ठीक है, ये हो गया यूनिट्स ऑफ वर्क। डन, कोई कंफ्यूजन यहां तक, सही है सब। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे सब, है ना। अब 9th में जो अब पढ़ाने जा रहा हूं वो नहीं पढ़े होंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये आपके कंपटीशन में आता है। हेडिंग क्या रहेगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फोर्स क्या है यहां पे बच्चों, वेरिएबल है। फोर्स क्या है, वेरिएबल है। जैसे मान लो कि ये हमने 2 एक्सिस लिया, इधर हमने लिया आपका x मतलब डिस्प्लेसमेंट, इधर लिया हमने फोर्स, ठीक है। ये क्या है आपका ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन। मैंने एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया ऐसे। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट फोर्स अलग अलग है कि नहीं। बाय डिस्प्लेसमेंट है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। फोर्स भी आगे आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स यहां से लेकर के यहां तक वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। बाय डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता रहेगा ना, है ना। ये हमने ग्राफ नाम दिया ए बी। ए बी क्या है बच्चों, एक ग्राफ है। तो यहां पे और यहां पे हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया यहां पे, ठीक है। ये पॉइंट है आपका C और यह है D, ठीक है। ये पॉइंट x1 मैंने कह दिया इसको, डिस्टेंस को। OC कितना हमारा है x1 और ये है x2। और A से B तक हमारा फोर्स क्या है, वेरी कर रहा है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो करेंगे क्या, हम 2 पॉइंट लेंगे इसका। क्या लेंगे, एक पॉइंट देखो यहां ले लिया इससे, एक पॉइंट यहां ले लिया। इन दोनों पॉइंट का हम क्या करेंगे, ऐसे
यहाँ से यहाँ तक में डिस्प्लेसमेंट कुछ है वो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक में फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो हम इक्वल फोर्स मान लेंगे यहाँ तक, और क्या करेंगे इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे? एरिया, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे, तो ये स्मॉल वर्क आएगा, है कि नहीं। ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, कितना हम मान लेते हैं इसको, dx, कितना है बच्चों, dx है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे एरिया हम दो दो पॉइंट ले लें, ऐसे पॉइंट और ले लें यहाँ पे, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले लें, ऐसे ऐसे ऐसे, सबका अलग अलग एरिया निकाल कर क्या करें हम ऐड कर दें, तो टोटल एरिया अगर निकल जाए इस ए बी ग्राफ के अंडर में, ये पूरा एरिया निकल जाए, क्या निकल जाए, पूरा ये एरिया निकल जाए, ये वाला एरिया, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वर्क डन। तो आप क्या करिए, जब भी ग्राफ अगर दिया रहे तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, बाई वेरिएबल फोर्स, ये हमेशा निकालना अगर है आपको ग्राफ से, तो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अंडर में जो ग्राफ रहेगा उसका एरिया निकाल लेंगे, तो क्या देगा वो आपको वर्क डन दे देगा, है ना, वो क्या दे देगा आपको, वर्क डन दे देगा, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर मैं कहूं कि वेरी स्मॉल वर्क डन हो रहा है डी डब्ल्यू, फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम x1 टू x2, x1 से लेकर x2 तक अगर वर्क निकालना है तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू करेंगे, और यहाँ रखेंगे एफ डी एक्स, और x1 से x2 लिमिट लेकर क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक तरीका ये भी है वर्क डन निकालने का, क्लियर है भाई। इंटीग्रेट कर देंगे एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx का, आप क्या करेंगे वर्क निकालेंगे डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, उसका लिमिट दिया रहेगा क्वेश्चन में, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं अब एक बढ़िया सा, इसी पर ग्राफ आपको दिए रखे हैं, एक फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में, बढ़िया सा ग्राफ है, यह है ओरिजिन, ठीक है। इधर है आपका दिया है एफ, और इधर है डिस्प्लेसमेंट एक्स। ग्राफ कुछ हमारा ऐसा है, ये फोर्स है, ठीक है।
यहाँ है 100, ये फोर्स जो हमारा वो न्यूटन में है, किस में है, न्यूटन में, और डिस्टेंस किस में है, मीटर में है। ठीक है, ये आपका 50 है, और ये है आपका 10, और ये है आपका 20। चलिए जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आएगा इसका। जल्दी सॉल्व करिए, आंसर कितना आएगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, आप लोग को नहीं आ रहा है तो करते क्या बच्चों, जो भी दिया है आपका ये ग्राफ, इस पॉइंट को आप कह दीजिए ए, इसे कहिए बी, इसे कहिए सी, इसे डी, इसे ई। ठीक है, तो ए बी ग्राफ के अंडर जो पोर्शन पड़ रहा है उसका एरिया निकाल लीजिए, इस पूरे का एरिया। क्लियर, निकल जाएगा एरिया। कितना एरिया आएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कितना है आपका 100, ये कितना है, तो ये आपका टोटल जो वर्क होगा वो W1 प्लस W2 होगा। क्लियर, W1 आएगा इस ग्राफ के अंदर से निकालेंगे एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना, 10 इंटू 100 प्लस ये क्या है आपका ट्रेपीजियम है, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, BC वाला। BC ग्राफ क्या बना रहा है बेटा, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, है ना। तो ये इसमें क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड ये कितना है 100, और ये कितना है 50, ये कितना है 50 अपॉन 2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, ये 10 है, ये कितना है 10, 2 5 जा 10, 1000 प्लस ये कितना हो जाएगा 150। 150 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बच्चों, 750 हो जाएगा ना ये, तो 1000 प्लस 750, 1750, यही जूल आपका क्या होता है, आंसर होता है। बोलो सिंपल है कि नहीं सिंपल है। हाँ, इस ग्राफ के अंडर में जो पोर्शन पड़ रहा है इतना सा, उसका एरिया निकाल लो, और जो ये ग्राफ है BC, इसके अंडर में जो पोर्शन पड़ रहा है वो ट्रेपीजियम बना रहा है, उसका एरिया निकाल लो। दोनों एरिया क्या कर दो, जोड़ दोगे तो आपका टोटल वर्क डन मिल जाएगा। इसीलिए हमने आपको ग्राफ सिखाया था आपको, भाई वहाँ ग्राफ का शेप फिक्स नहीं था, उस जो हमने ऐसे बना दिया था जनरली, यहाँ तो शेप फिक्स है ना। क्लियर, जब शेप फिक्स है तो एरिया निकाल लो डायरेक्टली। एक क्वेश्चन और दें आप लोग को ग्राफ पर ही, बोलो क्या ख्याल है। हाँ दीजिए सर, सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन सॉल्व करोगी, चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन, मैं ग्राफ देता हूं, मैं इसको एरेज कर दे बेटा। चलो ग्राफ है, बी रेडी। ग्राफ हमारा है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ये है आपका ओरिजिन, ठीक है। यहाँ लिखा है फोर्स, बट ये है किसमें, न्यूटन में। यहाँ एक्स, बट ये है किसमें, मीटर में।
ग्राफ बड़ा अजीब टाइप का है, देखने में बड़ा ख़राब लग रहा है लेकिन है सुंदर सा, है ना। ऐसा ग्राफ है। उसके बाद इसने ऐसा कर दिया कुछ जो कि हम मजबूर हो गए हैं। ऐसा ग्राफ ठीक है, बना दिया तो क्या कर सकते हैं। अब जो यहाँ से इसका नाम रखा गया है वो कुछ रखा नहीं गया विशेष, यहाँ से ऐसे कुछ किया गया है, ऐसे ऐसे। ये 5 है आपका, ये 10 है आपका, और यहाँ से ये जो है ये 15 है। मतलब 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर क्या है आपका, ये दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर पूछा गया है, कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू 0। कहाँ से? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 10 मीटर। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको वर्क डन ही बताना बेटा, लेकिन कब बताना है? x इक्वल टू 10 मीटर से लेकर के x इक्वल टू 15 मीटर तक, ठीक है। और थर्ड नंबर आपको इसमें भी क्या बताना है? वर्क ही बताना है, लेकिन कहाँ से? x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 15 मीटर तक। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो जल्दी से फटाफट जो है आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद बताइए कितना आंसर आएगा। फोर्स आपके सामने दिया गया है, इसमें 0 दिया है, यहाँ 10 दे रखा है बेटा। बस जल्दी ट्राई करिए। चलिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वर्क डन निकालना है 0 से लेकर के 10 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपको वो निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन निकालने क्या करेंगे हम, इतने बड़े पोर्शन का क्या निकालेंगे, एरिया। तो इसमें एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो फर्स्ट का जो W होगा वो W होगा रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपका 10, ये 5, तो 10 इंटू 5 प्लस इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 हाइट कितना है 10, बेस है 5 इंटू 5, 2 5 जा 10, ये 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा 75 जूल। क्लियर। सेकेंड वाले का ये हमें एरिया निकालना है, तो वर्क डन हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका 5, हाइट आपकी ये है नेगेटिव में है -10, तो 5 जा कैंसिल, तो -25 जूल आंसर हो जाएगा। थर्ड का क्या करना है, हमें टोटल वर्क डन निकालना है, मतलब ये प्लस ये कर देना है, यानी W इक्वल टू 75 प्लस -25, तो आ जाएगा 50 जूल। दैट्स इट, सॉल्व। क्लियर बच्चों, बोलो। सिंपल है स्नेहा, हलवा है ना। W इक्वल टू 50 जूल, कुछ नहीं था, है ना, इसलिए क्वेश्चन करा दिए हैं। अब खुद से करना ग्राफ वाले। अब एक हम बिना ग्राफ का जो जिसमें इंटीग्रेशन होगा वो क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलेंगे, जल्दी से नोट करिए इसको। क्वेश्चन बोलेंगे हम, बोले
देखिए, a force which varies with position coordinate x, a force which varies with position coordinate x according to equation f(x) at x plus 4, coordinate x according to equation fx is equal to 8x plus 4 न्यूटन। ठीक है, ओके। यहाँ पे x है क्या, मीटर में है, x किसमें है, मीटर में। कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन कैरिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन x1 इज इक्वल टू 1 मीटर to x2 is equal to 2 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 1 मीटर में एक पार्टिकल को ले जाता है 2 मीटर तक। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन के हेल्प से। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। और हमने वर्क पढ़ाया है कि आपको इंटीग्रेशन एफ डी एक्स x1 टू x2, बोलो पढ़े हो ना। यहाँ फोर्स की वैल्यू रखेंगे 8x प्लस 4 dx इंटीग्रेशन। हमारे पास x1 की वैल्यू 1 दिया है और x2 2 दिया, तो 1 और 2 यहाँ लगा देंगे। क्लियर। अब इस क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग लिख देंगे, तो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 8x dx 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 4 dx 1 to 2। इसमें 8 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और इंटीग्रेशन x dx 1 to 2, 4 बाहर करेंगे dx 1 to 2। सॉल्व कैसे करेंगे अब ध्यान देना। इंटीग्रेशन x की पावर n dx फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो x की पावर क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। अच्छा, लिमिट भी लगाया 1 और 2, तो लिमिट हम वेरिएबल लगा देंगे 1 से 2। वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ dx लिखा तो वो x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ x। लिमिट लगा देंगे 1 to 2। अब ये कितना आपका हो जाएगा, मैं इस साइड इरेज कर रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, लिमिट 1 से 2 अपॉन क्या है 1 1 2 प्लस, एक बार इस x के प्लेस में लिखेंगे अपर लिमिट 2, माइनस रोल में होता है लगाएंगे, और इसी x के प्लेस पे लोअर लिमिट कितना है 1, ये रख देंगे। ये यहाँ पर भी ऐसे करेंगे हम, 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस यहाँ 1 रखेंगे बाई 2 प्लस, यहाँ पे 4 में से 2 गया और 2 में से हो गया 1, तो 4 बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना बचा हुआ 4, है कि नहीं, और 4 माइनस 1 कितना आएगा ये। लेकिन अभी 8 तो था ना, 8 भी लगा था यहाँ पे, 8 कांस्टेंट बाहर से तो छोड़ दिए यहाँ पे, 8 भी है, 2 4 जा 8, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 4, 4 3 12 4 16 जूल आंसर आ जाएगा वर्क। क्लियर। करना क्या, इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन आपको बता देंगे तो आप इसमें क्वेश्चन कर लेंगे।
तो पहले नोट कर लीजिए, और आज के टॉपिक में वर्क पर्याप्त है, वर्क पे क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा 5 मिनट आपको क्या बताएंगे, इंटीग्रेशन बता देंगे, कैसे इंटीग्रेशन करना है, और उसके बाद जो है आप लोग तक भर जाएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेक्चर को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, अबाउट एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।